Hello, I'm Nandit Kumar Chaube, your chemistry faculty. Okay, so today we are going to study the topic stoichiometry from the chapter mole concept. Okay, so let's start. Uh, Basically, stoichiometry is a quantitative analysis of any chemical reaction. ठीक है, तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री को समझने के लिए हम एक अमोनिया सिंथेसिस जो प्रोसेस होता है हमारा प्रोसेस उसका एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे वर्क करता है और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और कैसे हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं और मोर कंसेप्ट में इसका क्या यूज है। ओके, सो पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट्री में सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना था कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है तो वहां पे डॉक्यूमेंट्री फेल हो जाएगा और इसको पहले चेक करके पहले हम लोग रिएक्शन बैलेंस करते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का सिर्फ 2 एटम है और यहाँ पे नाइट्रोजन का सिर्फ 1 एटम है। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नाइट्रोजन का एटम्स बैलेंस्ड हो गया। रिएक्टेड और प्रोडक्ट साइड दोनों में 2-2 एटम्स है नाइट्रोजन के। देन हम लोग चेक करेंगे कि हाइड्रोजन के क्या हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं। तो 2 into 3 6 atoms of hydrogen on the product side and here only 2 atoms of hydrogen in the reactant side. Okay, so इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 into 2 6 और यहाँ पे भी 3 into 2 6। तो अब ये रिएक्शन अच्छी तरीके से बैलेंस्ड है और अब यहाँ पे हम लोग स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री डिराइव होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, जो बताता है कि जितना वेट रिएक्टेंट साइड है उतना ही वेट प्रोडक्ट साइड होगा। ठीक है, तो इसी से हम लोग इसको मोल में कन्वर्ट करके और स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री क्या बताता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये जो नंबर हम लोग लिखते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को, जैसे यहाँ पे, तो हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये जो है ये क्या स्टोइकियोमेट्रिक, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ओके, तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं लिखा रहता तो यहाँ पे जनरली क्या 1 ही होता है। ठीक है, हमेशा 1 होता है। तो हाँ, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और यहाँ पे 2 है। ओके, तो अब देखिए, अब स्टोइकियोमेट्री से हमें ये पता चलता है कि अगर ये नाइट्रोजन का 1 मोल अगर हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। इसका नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के 3 मोल से। ठीक है, तो हमें कितना मोल अमोनिया मिलेगा, 2 मोल अमोनिया फॉर्म होगा। ओके, पर ये चीज जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रिलेट करके हम लोग लिख दिए 1 मोल इसका, 3 मोल इसका और 2 मोल अमोनिया का। ये चीज हम लोग वेट के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते, मतलब हम लोग ऐसे कभी नहीं लिख सकते कि 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और 2 मोल अमोनिया फॉर्म होगा। ये ऐसा हम लोग कभी नहीं लिख सकते। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग ये जरूर लिख सकते हैं कि अगर इसका जितना वेट रिएक्ट कर रहा है इतना ही वेट प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखिए, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें सारे कंपोनेंट्स गैसेस फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन भी गैसेस फॉर्म में रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन भी, और जो अमोनिया फॉर्म होता है ये भी गैसेस फॉर्म में फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में सारे कंपोनेंट जो है वो गैसेस फॉर्म है तो हम लोग वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखे कि 1 मोल नाइट्रोजन का रिएक्ट करेगा, तो वैसे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर 1 लीटर नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से रिलेट करके हम लोग लिखे हैं लीटर। ओके, तो क्या होगा 2 लीटर ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा। ऐसा हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं सिर्फ तभी जब इसके सारे कंपोनेंट्स गैसेस फॉर्म में हो, बस तभी लिख सकते हैं। ठीक है, और वेट के रिस्पेक्ट में हम लोग कभी ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, सो
चलिए एक बार ऐसे देखते हैं कि क्या वेट के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कैसे डिराइव होता है, पहले ये देखते हैं। ठीक है, एक मोल ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है, तो एक मोल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब होता है 28 ग्राम। अगर वो मोल इक्वल टू गिवन मास में मोलर मास से हम लोग कोई फार्मूला से निकाले तो इसका 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो एक मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में होता है 28 ग्राम और इसमें हो जाएगा 3 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 6 ग्राम। ओके, तो अमोनिया का मोलर मास हो जाएगा 17 हो जाएगा, 14 इंटू 3 17, तो ये फॉर्म होगा 2 इंटू 17 का ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 34 ग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। 28 प्लस 6 ग्राम मतलब हो जाता है 34 ग्राम। यहाँ पे रिएक्टेंट में भी 34 ग्राम है और प्रोडक्ट में भी 34 ग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीटली वैलिड है यहाँ पे, और उसी से ये डिराइव होता है कि फिर यहाँ पे 1 मोल होता है, 3 मोल होता है, ये 2 मोल फॉर्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब और हाँ एक और चीज ये कि मतलब ये जब गैसेस फॉर्म हो तभी ये वाला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं लीटर्स के फॉर्म में, कितना लीटर इसका रिएक्ट होता है, इतना लीटर इसका रिएक्ट होगा, इतना लीटर इसका फॉर्म होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, या फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि रिएक्टेंट का दे देगा कि इतना मोल दिया है और प्रोडक्ट फॉर्म फाइंड करना था कितने मोल प्रोडक्ट फाइंड होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल वो रिएक्शन बनाते हैं। ठीक है, और उसे फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जो कि मतलब काइंड ऑफ शॉर्टकट है कि कैसे क्वेश्चंस में इजीली वो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन से। नहीं, जो स्मॉल वाला लेटर्स है ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये एटम्स है या फिर मॉलिक्यूल्स होगा किसी रिएक्शन में, तो ठीक है, ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इस रिएक्शन का, स्मॉल ए स्मॉल बी का और स्मॉल सी और स्मॉल डी। ठीक है, तो हम फार्मूला के सेंस में इसको कैसे लिखते हैं कि मोल ऑफ ए अपॉन स्मॉल ए, या फिर मोल ऑफ ए रिएक्टेड जो है वो इज इक्वल टू रिएक्टेड मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्मॉल बी जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा इज इक्वल टू मोल ऑफ सी फॉर कैपिटल सी फॉर अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा कैपिटल सी का मतलब स्मॉल सी इक्वल टू मोल ऑफ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूला को अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चंस को ज्यादा इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें सारे कंपोनेंट्स अगर गैसेस फॉर्म में होते तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्टेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए जो कि स्मॉल ए होगा, ऐसे करके हम लोग वॉल्यूम के सेंस में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कैपिटल ए डिवाइडेड बाय स्मॉल ए, वॉल्यूम ऑफ कैपिटल बी डिवाइडेड बाय स्मॉल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी फॉर्म, तो वॉल्यूम ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्मॉल सी बाय स्मॉल डी। अगर गैसेस फॉर्म होते तो हम लोग सॉरी अगर ये गैसेस फॉर्म होता तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब कॉन्सेप्ट यही है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है,
ओके, सो ये क्वेश्चन है और इसमें इसका केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है वर्ड फॉर्म में। ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं बैलेंस हुआ तो इसको बैलेंस करके फिर देखते हैं कि क्या पूछा है और क्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए, सल्फर का 2 एटम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस साइड सल्फर का 1 एटम है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 सल्फर हो गया, इधर भी 2 सल्फर हो गया, तो सल्फर तो बराबर हो गया। ठीक है, सल्फर बैलेंस हो गया। अब आगे देखते हैं, इधर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2:4 एटम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फर इम्बैलेंस हो गया। तो सल्फर 2 × 1 2 + 1 3 एटम्स। ठीक है, रिएक्टेंट साइड 3 एटम्स है, इधर 2 एटम्स है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को मिटा के, तो सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है 2 1। हाँ, ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि ये रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या और क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि 2 मोल ऑफ H2S है, मतलब H2S का मोल दिया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का मोल दिया हुआ है कि 2 मोल रिएक्ट कर रहा है SO2 से, SO2 का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और पूछ रहा है कि सल्फर का वेट पूछ रहा है, कितना वेट सल्फर का कितना वेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे वेट पूछा है तो हम लोग स्टोइकियोमेट्री से डायरेक्ट वेट नहीं निकाल सकते, हम इससे मोल्स निकाल सकते हैं कि कितना मोल फॉर्म हो रहा है सल्फर का। फिर इसको क्या करते हैं कि वो मोल वाले फार्मूला से, मोल इज इक्वल टू गिवन मास मोलर मास से हम लोग वेट निकालेंगे। ठीक है, मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले लिखते हैं क्या दिया, 2 मोल्स ऑफ H2S दिया होगा और SO2 का मोल्स नहीं दिया होगा। ठीक है, और सल्फर का निकालना है, तो अगर SO2 का मोल नहीं दिया होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल दिया हुआ, तो इसका भी कितना मोल रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, और हमें सल्फर का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग पहले दोनों प्रोसेस से देख लेते हैं कैसे होता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे सल्फर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3। ठीक है, सल्फर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, तो सॉरी 2 और 1, तो इसका 3 मोल फॉर्म होगा और H2O का 2 मोल फॉर्म होगा। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को सल्फर का मोल निकल गया। अब देखते हैं कि वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था उससे कैसे निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखे थे, मोल ऑफ H2S रिएक्टेड डिवाइडेड बाय जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसे डिवाइड करते थे, 2/2 इज इक्वल टू SO2 का कोई जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधा ये वाला अप्लाई लिखेंगे। ठीक है, सल्फर के लिए मोल ऑफ सल्फर ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सल्फर। ठीक है, तो सल्फर का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमें निकालना है मोल ऑफ एस ऑब्टेन्ड। ओके, हमारे पास मोल ऑफ H2S गिवन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग पहले लिख चुके हैं 2, और इसमें मोल ऑफ एस ऑब्टेन्ड में निकालना है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, तो मोल ऑफ H2S 2 दिया होगा, 2/2 इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय 3। ओके, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1 3 इधर जाएगा, तो मोल ऑफ एस क्या हो जाएगा, सल्फर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इधर चला गया, 3 × 1 3 हो जाएगा।
तो मतलब हम लोग डायरेक्ट में निकाल लिए और फॉर्मुलेशन निकाल लिए कि सल्फर का 3 मोल ऑब्टेन हो गया। पर इस क्वेश्चन में मोल्स नहीं पूछा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ सल्फर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो मोल्स निकल गया तो हमें मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये फॉर्मूला होता है ठीक है, ये जो मोल का फॉर्मूला होता है इसमें मोल हमें पता चल गया है 3 मोलर और मास हमें निकालना है और मोलर मास सल्फर का हमें पता है जो 32 होता है। ठीक है, तो देखिए इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, मोल्स कितना है 3 मोल, 3 मोल्स इंटू मोलर मास। ठीक है, मोलर मास सल्फर कितना होता है 32 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 3 इंटू 3 9 मतलब 96 ग्राम्स ऑफ सल्फर ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वेट ऑफ सल्फर ऑब्टेन्ड, हम लोगों ने वेट ऑफ सल्फर निकाल दिया 96 ग्राम, क्योंकि कैंडिडेट सही है, बिल्कुल सही है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।